तो एक ऐसा डिस्टोपियन वर्ल्ड जहां पर लोग प्रोस्टेटिक का यूज करते हैं ताकि वो अपनी बॉडी में डिफेक्ट को सही कर सकें, पर उन्हीं प्रोस्टेटिक की वजह से उन्हें और भी काफी सारी पावर्स मिल जाती थी, जिससे जब भी वो लोग किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते थे तो उनका जीतना तय था। और उसी वर्ल्ड में हम लोग दो बहनों को देखते हैं जिसमें से एक का पैर नकली था और उसी कारण से वो हर स्पोर्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करा करती थी, जिससे उसकी पहली वाली सिस्टर बहुत ज्यादा जलती थी। तो कहानी की शुरुआत में हम लोग एक आदमी को देखते हैं जो कि बैंक में जाकर अपने लॉकर रूम में जाने की डिमांड कर रहा था, पर वहां पर जाने से पहले उसकी एक कड़ी चेकिंग होने वाली थी, जिस दौरान सिक्योरिटी गार्ड के सामने आता है कि उस आदमी का एक हाथ टाइटेनियम का था। मगर उस वक्त तक ये बहुत आम बात थी, इसीलिए वो लोग उसे अंदर आने का अलाउ कर देते हैं। फिर जैसे ही आदमी अंदर आकर अपना रेटिना स्कैन करवाता है, उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी लॉकर थे वो सारे के सारे खुल जाते हैं। तो वो आदमी अपने लॉकर के पास जाकर अपने टाइटेनियम वाले हाथ को हटा देता है और उसके बाद उस लॉकर में से एक बहुत खतरनाक हाथ निकालता है जिसके अंदर हथियार भी अटैच थे, जो देखने के बाद वहां का स्टाफ घबरा गया था, पर वो आदमी तुरंत ही उस हाथ को लगाकर वहां पर मौजूद सभी गार्ड्स को मार देता है। तब वो आदमी एक दूसरे लॉकर के पास पहुंच गया था, जिसको वो तोड़ता हुआ तुरंत ही उसके अंदर से कुछ हीरे निकाल लेता है, और असल में वो एक चोर था जो कि उन हीरो को ही चुराने के लिए आया हुआ था। इसीलिए अपना काम खत्म होने के बाद वो यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, पर उतने में ही वहां पर पुलिस वाले पहुंचकर उस आदमी को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। पर वो आदमी किसी तरह से एक लड़की को हॉस्टेज बनाता हुआ वहां से बाहर जाने लगता है और उसी दौरान उसके पुलिस वालों की एक गोली लग जाती है, जिससे वो काफी ज्यादा घायल तो हो गया था, पर वो किसी तरह से बैंक से बाहर निकल जाता है। तब वहां पर हम लोग हीटोर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि असल में उसी चोर का भाई था और उसके बाहर आने का वेट कर रहा था। अब जैसे ही वो चोर की इस हालत को देखता है तो वो तुरंत ही उसके पास जाकर उसे संभालने की कोशिश करने लगता है। मगर अब तक चोर भी इस बात को समझ गया था कि वो अपने जख्मों के कारण अब जिंदा नहीं बच सकता, इसीलिए वो हीटर को वो हीरे देते हुए वहां से भगा देता है। तब वहां से सीन शिफ्ट होकर एक मारिया नाम की लड़की पर आता है जो कि एक लॉन्ग जंप कंपटीशन को देखने के लिए आई हुई थी। तब वो अपनी डायरेक्शन के थ्रू बताती है कि वो भी बचपन से एक लॉन्ग जंप चैंपियन बनना चाहती थी, क्योंकि उसकी माँ इंटरनेशनल लेवल पर लॉन्ग जंप चैंपियन थी। उनके नक्शे कदम पर चलते हुए वो एक लॉन्ग जंप प्लेयर तो बन गई थी, पर वो एक लॉन्ग जंप चैंपियन अभी तक नहीं बन पाई थी, क्योंकि हर बार ये टाइटल कोई और नहीं बल्कि उसकी ही छोटी सगी बहन ले जाती थी, क्योंकि उसका एक पैर प्रोस्टेटिक था। और तब जाकर हम लोग जान पाते हैं कि उस समय पर साइंस ने इतनी तरक्की कर ली थी कि वो लोग प्रोस्टेटिक का यूज करा करते थे। ना केवल उससे हैंडीकैप लोगों को मदद मिलती थी, बल्कि वो नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले बहुत ज्यादा ताकतवर भी हो जाते थे। लेकिन मारिया प्रोस्टेटिक्स यूज करने वाले स्पोर्ट पर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, और उसका सबसे बड़ा कारण था गैबी, क्योंकि हर बार गैबी उससे आगे निकल जाया करती थी, जिस वजह से उसे बाकी सभी लोगों से दूर ही रहना पड़ता था। और अभी वो ना चाहते हुए भी फैमिली प्रेशर में गैबी का एक मैच देखने के लिए आई हुई थी, जहां पर गैबी आज एक नए वर्ल्ड रिकॉर्ड को सेट कर देती है, जो देखने के बाद लोग शोर मचाने लगते हैं, पर मारिया का हाल बिल्कुल उल्टा था। अब वापस से हम लोग उसी चोर की डेड बॉडी को देख पाते हैं जो कि अभी भी बैंक के सामने पड़ी हुई थी, और वहां पर काफी सारे पुलिस वाले भी पहुंच गए थे। अब उस आदमी के बारे में थोड़ी जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस को पता चलता है कि उस आदमी का नाम एटिलिया था, जो कि पास्ट में एक बॉक्सर था, पर बायोनिक रेवोल्यूशन के दौरान उसका करियर पूरी तरह से बर्बाद हो गया, क्योंकि उस समय के बाद सभी लोग प्रोस्टेटिक का यूज करने लग गए थे, और लोग भी उन्हीं लोगों की फाइट देखना पसंद करते थे जो कि प्रोस्टेटिक का यूज करते थे। और इसीलिए एटिलिया ने अपने हाथ को भी काट दिया ताकि वहां पर वो प्रोस्टेटिक लगवा पाए, पर जब बाद में पुलिस वालों को पता चला कि उसने जानबूझकर अपने हाथ को काटा है, तो उसके बाद उसे प्रोस्टेटिक लगवाने की परमिशन नहीं दी गई, क्योंकि किसी भी प्रोस्टेटिक का यूज करने से पहले ब्रेन सर्जरी के द्वारा अपने दिमाग में एक चिप को लगवाना पड़ता था, जिसको निम बोला जाता था। तब एटिलिया के दिमाग में मौजूद चिप की जानकारी लेने पर पुलिस को पता चलता है कि असल में वो चिप एक प्लेयर की थी जो कि बहुत पहले ही मारा जा चुका है। इसका मतलब यही था कि एटिलिया ने उसकी बॉडी में से उस चिप को निकाल लिया था और अपने अंदर इम्प्लांट करवा लिया था। आगे हम लोग एटिलिया के भाई हीटोर को देखते हैं जो कि अपने बॉक्सिंग क्लब में जाने के बाद वहां एक गज नाम के लड़के से मिलता है, जिसको उसने सारे हीरे दे दिए थे। तब गज भी उन हीरो की क्वालिटी चेक करता है और उसे पता चलता है कि वो सभी हीरे 50 लाख के हैं। तब उनकी बातों से हम लोग जान पाते हैं कि गस उनकी टीम में नया आया था, और जब हीटर उनसे उनकी टीम में शामिल होने का कारण पूछता है तो गस उसे इतना बोलता है कि वो बस बदलाव चाहता है, जो सुनने के बाद हीटर भी उसकी बात को मान गया था, पर वहां पर वो अभी भी बहुत ज्यादा परेशान था। अब हीटर की परेशानी के दो कारण थे। पहला तो ये कि उसे लगभग 1 करोड़ रुपए की जरूरत थी और डायमंड सिर्फ 50 लाख में ही बिकने वाले थे, और दूसरा कारण ये कि उसे एक इंसान की जरूरत थी ताकि वो उसे भी एक बायोनिक बनाकर अपने रेवोल्यूशन को आगे बढ़ा पाए।
और ये दोनों ही चीजें उनके मिशन के लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट थी। तब गस यहाँ पर हीटर को एक आदमी का सजेशन देता है जो कि उनकी इस रेवोल्यूशन में मदद कर सकता था, और ये बात जानने के बाद हीटर तुरंत ही गस के साथ उस इंसान से मिलने के लिए चला जाता है। तब वो लोग एक वीरान पड़े स्टेडियम में पहुंच जाते हैं जहां पर मारिया अकेले ही रनिंग कर रही थी। तब वो गस को देखकर उसके पास आ जाती है, और तब जाकर उनकी बातों से हम लोग जान पाते हैं कि असल में मारिया और गस भाई बहन हैं और इन दोनों का रिश्ता बहुत ज्यादा अच्छा है। तब हम लोग गस के पास्ट सीन को भी देख पाते हैं जहां पर उसकी मॉम के जाने के बाद वो मारिया के काफी ज्यादा क्लोज था, और साथ ही मारिया और गैबी में हमेशा ही कंपटीशन हुआ करता था। पर जहां वो दोनों एथलीट बनना चाहती थी, गस हमेशा मोबाइल में ही घुसा रहता था। तब गस मारिया को अपनी मिशन के बारे में बताना चाहता था, मगर मारिया भी वापस से रनिंग करने के लिए चली जाती है और गस की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। और दूसरी तरफ हम लोग बायोना कंपनी को देख पाते हैं जहां पर सारे प्रोस्टेटिक को बनाया जाता था, और अभी वहां पर एक बहुत बड़ी मीटिंग चल रही थी। उस कंपनी के मालिक का नाम था डारियो, और वहां पर हम लोग रिकार्डो को भी देख पाते हैं जो कि असल में मारिया, गैबी और गस के पिता थे। तब उन लोगों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि असल में वो लोग किसी तरह से निम को अपडेट करने वाले हैं जिससे प्रोस्थेटिक की पावर 30% और ज्यादा बढ़ने वाली थी। अब जब वो इस बारे में गैबी की मैनेजर वोंडा को बताते हैं तो वोंडा बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि अगर प्रोस्थेटिक की पावर बढ़ने वाली थी तो इसका मतलब यही था कि गैबी आगे चलकर और भी नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बना पाएगी। दूसरी तरफ हम लोग मारिया को देखते हैं जो कि जब अपनी रनिंग को खत्म कर लेती है तो वो हीटोर से मिलने के लिए चली जाती है, जहां पर हीटोर से बात करने के बाद उससे ये बात पता चलती है कि असल में हीटोर एक रेवोल्यूशन को लाना चाहता है, और उस रेवोल्यूशन को लाने के लिए हीटोर कुछ ऐसा करने वाला था जिससे बायोना कंपनी आगे चलकर किसी भी बायोनिक को बना ही ना पाए। जो जानने के बाद मारिया काफी ज्यादा शॉक होती है और हीटोर से इन सब का कारण पूछती है। और तब हीटर मारिया को एटिलिया के बारे में बताता है कि जब बायोनिक रेवोल्यूशन नहीं आया था तो उस समय पर एटिलिया अपनी पीक पर था, पर जैसे ही बायोनिक रेवोल्यूशन आ गया और लोगों ने प्रोस्टेटिक का यूज करना चालू कर दिया, तब उसके बाद से एटिलिया का करियर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और तब एटिलिया ने जानबूझकर प्रोस्टेटिक का यूज करना चालू कर दिया, पर तब तक उसे क्रिमिनल करार मिलने की वजह से उसे बॉक्सिंग में बैन कर दिया गया था, और इसी बात का बदला लेने के लिए हीटर ये सब कर रहा है। और ये सब जानने के बाद मारिया भी उसकी मदद करने के लिए मान जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस बात को बहुत अच्छे से फील कर पाई थी कि एक नॉर्मल ह्यूमन कभी भी उस ह्यूमन से मुकाबला नहीं कर सकते जो कि प्रोस्टेटिक का यूज करते हैं। पर तब हीटर वहां पर उसे बायोनिक बनने की सलाह देता है क्योंकि उसकी जरूरत उसे अपने मिशन में थी, पर अभी के समय पर मारिया उसे मना कर देती है और वहां से चली जाती है। अब रात में हम लोग मारिया को उसकी फैमिली के साथ एक क्लब पार्टी में देखते हैं जहां पर वो एंजॉय करने के लिए आए हुए थे, पर वहां पर अचानक से मारिया और गैबी के बीच में बहसबाजी हो जाती है क्योंकि मारिया को गैबी की इस तरह की सक्सेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। और तब जाकर मारिया को समझ आता है कि सच में दुनिया को रेवोल्यूशन की जरूरत है, क्योंकि अब कोई भी नॉर्मल ह्यूमन को देखना पसंद नहीं करता। सभी लोग सिर्फ बायोनिक्स के बीच में कंपटीशन को देखना पसंद करते हैं, और इसीलिए धीरे धीरे कर सभी कंपटीशन में बायोनिक्स ही पार्टिसिपेट करते जाते हैं। तब गैबी के ऊपर अपनी पूरी भड़ास निकालने के बाद मारिया वहां से गुस्से में निकल जाती है। तभी अचानक से ही रास्ते में उसका एक बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है, जिसके बाद जब उसे हॉस्पिटल में लेकर आया जाता है तो सर्जरी के दौरान उसका एक पैर काट दिया गया था। फिर जब होश में आने पर मारिया को इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है। तब किसी तरह से रिकार्डो और गैबी उसे शांत करवाते हैं और एक इंजेक्शन देते हुए सुला देते हैं। दूसरी तरफ हम लोग पुलिस वालों को हीटर के ग्रुप के बारे में बातें करते हुए देखते हैं, जहां पर वो हीटर के ग्रुप को ढूंढना चाहते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं हीटर का ग्रुप कुछ लोगों को बायोनिक बनाने के लिए उनके हाथ पैर को काट दिया करता था ताकि जानबूझकर उन्हें बायोनिक बनाया जा सके। वहीं मारिया भी अभी तक सही होकर अपने घर में आ गई थी, पर वहां पर वो काफी ज्यादा परेशान रहती थी। तब गैबी उसके हौसले को बढ़ाने की कोशिश करने लगती है। तभी अचानक से ही मारिया के पास हीटर का कॉल आता है जिसने उसके लिए एक गिफ्ट भेजा हुआ था, और जब मारिया उस गिफ्ट को खोलकर देखती है तो उसके अंदर एक डॉल थी जिसका एक टांग नकली थी। और तब मारिया समझ गई थी कि वो ऐसे लंगड़ी होकर तो पूरी जिंदगी नहीं बिता सकती, इसीलिए वो अगले दिन जाकर अपने दिमाग में एक निम को इम्प्लांट करवा लेती है, जिसके बाद वो भी अपने प्रोस्टेटिक को यूज करने लग गई थी। और अब अपने आप को इतने दिनों बाद दो पैरों पर खड़ा देखकर मारिया को बहुत ज्यादा खुशी होती है, जिसके अगले दिन से ही उसने अपनी ट्रेनिंग को वापस से चालू कर दिया था ताकि वो अपनी लॉन्ग जंप चैंपियनशिप को कंटिन्यू कर पाए। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान वो अभी सही से जंप नहीं कर पा रही होती। तब उसका ट्रेनर उसे थोड़ा सा समझाता है, जिसके बाद मारिया अपने भाई से बात करती है, जिसको जब पता चलता है कि मारिया भी प्रोस्टेटिक का यूज करने लग गई है तब गस को काफी ज्यादा खुशी होती है। जिसके थोड़ी देर बाद वहां पर हीटर भी पहुंच गया था। तब वो मारिया के साथ जाकर रूम में इंटीमेट होता है और उससे बातें करते हुए उसे बताता है कि आज ही उन्हें अपने प्लान को अंजाम देना है। जो बात जानने के बाद मारिया भी इस बात के लिए मान जाती है, पर वो गस को इन सब से दूर रखने को बोलती है।
फिर रात के समय में हम लोग बैंक का एक ट्रक देखते हैं जो कि काफी सारा कैश लेकर जा रहा था। तभी अचानक से ही वहां पर मारिया और हीटर पहुंच जाते हैं, जिन्होंने मास्क लगाया हुआ था, और वो तुरंत ही उस ट्रक का एक्सीडेंट करवा देते हैं। और अब जब ट्रक में से गार्ड्स निकल कर आते हैं तो हीटर ने कुछ गार्ड्स को जान से मार भी दिया था, जो देखने के बाद मारिया को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, पर अभी वो कुछ भी नहीं कहती। जिसके बाद हीटर और मारिया उस ट्रक में से कुछ पैसे लेकर वापस से अपने बेस में आ जाते हैं। मगर आज जो भी हुआ था मारिया को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, और वो हीटर से इन सब चीजों को रोकने को बोलती है। पर तब हीटर उसे समझाता है कि असल में उस गार्ड ने मारिया का चेहरा देख लिया था, इसीलिए ही हीटर ने उसकी जान ली। तभी वहां पर मारिया गस को भी नोटिस करती है, जिसे देखने के बाद उसे हीटर के ऊपर और ज्यादा गुस्सा आ रही थी, क्योंकि उसने हीटर से गस को इन सब चीजों से दूर रखने को बोला था। पर तब गस मारिया के पास आकर उसे बताता है कि वो खुद ही इस मिशन में शामिल होना चाहता था, और ये प्लान भी उसी का था। और तब जाकर हमें हीटर के मेन प्लान के बारे में पता चलता है कि असल में हीटर ने ये पैसे इसीलिए चुराए हैं ताकि वो अपने पास 1 करोड़ रुपए जमा कर सके, जिनको वो कुछ हैकर्स को देने वाला था, जो कि उसे बताने वाले थे कि अगली निम की डिलीवरी कहां पर होने वाली थी। क्योंकि बायोना कंपनी को निम चिप कहीं और से इंपोर्ट करवानी पड़ती थी, और उसे बनाने में भी बहुत ज्यादा रिसोर्सेज लगते थे। और अगर ये लोग उन निम चिप को ही चुरा लेते हैं तो आगे चलकर बायोना कंपनी किसी भी प्रोस्थेटिक को नहीं बना पाएगी। तब मारिया वहां पर से गस को लेकर निकलना चाहती थी, पर गस हीटर का साथ देना चाहता था, इसीलिए वो मारिया को वहां से भेज देता है। और दूसरी तरफ हम लोग बैंक के ट्रक के पास देख पाते हैं, जहां पर पुलिस वाले पहुंचने के बाद वहां पर एक घायल गार्ड से बात करने लगते हैं। और तब वो गार्ड भी पुलिस वालों को बता देता है कि उसके ऊपर जिन्होंने भी अटैक करा था उनमें से एक का पैर नकली था, और वो एक लड़की थी। जो बात जानने के बाद पुलिस वालों को लगने लगता है कि हो सकता है कि ये मारिया हो, पर अभी वो किसी भी डिसीजन पर नहीं पहुंचते। दूसरी तरफ मारिया बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि वो कभी भी किसी की जान नहीं लेना चाहती थी। फिर जब वो स्विमिंग कर कर बाहर आती है तब उसकी बहन गैबी उसके पास आती है, जो कि उससे बातें करती हुई उसके प्रोस्थेटिक के एक्सपीरियंस के बारे में पूछने लगती है। तभी वहां पर उन दोनों के पिता रिकार्डो पहुंचकर उनको बताते हैं कि उन्होंने उन दोनों के बीच में एक कंपटीशन को अनाउंस करा है, क्योंकि अब दोनों ही लड़कियां बायोनिक हैं, जिससे एक फेयर कंपटीशन होगा और दोनों की एबिलिटीज को चेक करा जाएगा। साथ ही अब उस कंपटीशन को देखने के लिए काफी लोग आने वाले थे, जिससे मारिया का करियर भी बूस्ट हो जाता। जो बात जानने के बाद मारिया को तो बहुत ज्यादा खुशी होती है, पर गैबी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। जिसके बाद जब ये लोग अपनी ट्रेनिंग को चालू करते हैं तब उस दौरान मारिया और गैबी में बहुत जमकर लड़ाई होने लगती है। तब गस और एक पुलिस वाला भी उन दोनों को इस तरह से लड़ाई करते हुए देख रहे थे। तभी अचानक से ही उस पुलिस वाले की नजर गस के हाथ पर जाती है, जिस पर हीटर के ग्रुप का टैटू बना हुआ था। पर अभी के समय पर वो दोनों तुरंत ही गैबी और मारिया को शांत करवाने के लिए जाते हैं, जहां पर गैबी से लड़ाई करते हुए ही मारिया ने पुलिस वाले की लात मार दी थी। साथ ही मारिया को इस बात से फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि जब से उसका एक्सीडेंट हुआ था तब से वो पुलिस वालों से बहुत ज्यादा नफरत करती थी, क्योंकि पुलिस वाले अभी तक भी उस आदमी को नहीं ढूंढ पाए थे जिसने मारिया का एक्सीडेंट करा था। अब मारिया के वहां से जाने के बाद पुलिस वाला रिकार्डो और गैबी को साइड में ले जाकर बताता है कि असल में मारिया का जिस कार से एक्सीडेंट हुआ था उसका मालिक तो बहुत पहले ही मारा जा चुका है। साथ ही मारिया के एक्सीडेंट के बारे में एक बात और अजीब थी कि उसका एक्सीडेंट होने से पहले ही पुलिस स्टेशन में कॉल आ गया था कि उसका एक्सीडेंट होने वाला है, और पुलिस वालों को वहां पर भेज दिया जाए। इसका मतलब यही था कि उसका एक्सीडेंट किसी ने जानबूझकर करवाया था, पर वो नहीं चाहता था कि मारिया मारी जाए। तब पुलिस वाला वहां पर रिकार्डो से गस और हीटर के कनेक्शन के बारे में भी पूछना चाहता था, पर अचानक से ही वहां पर गस पहुंच जाता है, जिसे जब सब पता चलता है तो वो तुरंत ही रिकार्डो और गैबी को वहां से लेकर चला जाता है। तब अगले दिन गस हीटर को कॉल कर कर बता देता है कि पुलिस वाले मारिया से पूछताछ करने के लिए आए थे, और वो हीटर के बारे में पता करना चाहते थे। तभी हम लोग गैबी को भी देख पाते हैं, जिसने गस की सारी बातें सुन ली थी, और वो समझ गई थी कि गस और मारिया का हीटर के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। और तब गैबी पुलिस वालों से तुरंत ही वो रिकॉर्डिंग मंगाती है, जिसमें मारिया के एक्सीडेंट के बारे में खबर दी गई थी। और जब वो उस रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनती है तो उसे पता चलता है कि बैकग्राउंड में इटालियन ओपेरा चल रहा था, जो कि मारिया ही सुनती थी। और इसका मतलब यही था कि मारिया ने जानबूझकर अपना एक्सीडेंट करवाया था। जो जानने के बाद गैबी काफी ज्यादा शॉक थी। तब कंपटीशन वाले दिन हम लोग देखते हैं कि गैबी मारिया का घमंड तोड़ने के लिए एक बहुत लंबी छलांग मारती है और अपना पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ देती है। लेकिन मारिया, जो कि जब नॉर्मल ह्यूमन थी तब भी वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करती थी, वो बहुत आराम से इस बार गैबी के रिकॉर्ड को तोड़ देती है, जो देखने के बाद सभी लोग पागल हो गए थे। पर गैबी को इससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो सेकंड राउंड के दौरान एक और बहुत लंबी छलांग मारती है और मारिया के रिकॉर्ड को तोड़ देती है। पर मारिया इस बार वापस से उसे इस राउंड में हरा देती है, और तीसरे राउंड की शुरुआत में गैबी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी।
इसीलिए वो जंप करने के बाद बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाती और मुंह के बल जाकर गिर जाती है, जिससे उसको बहुत ज्यादा चोट आई थी और सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। मारिया को भी इस बात से बिल्कुल भी खुशी नहीं होती और वो अपने पिता के ऊपर चिल्लाने लगती है। और अपने पिता के ऊपर वो इसीलिए चिल्ला रही थी क्योंकि उसके पिता ने ही उन दोनों के बीच में कंपटीशन अनाउंस करवाया था। पर तब उसके पिता उसे बताते हैं कि उन्होंने ये सब अच्छे इंटेंशन से करा था। जिसके बाद जब मारिया गैबी से मिलने के लिए चाहती है तो वो गैबी से बहुत अच्छे से बात करती है। मगर गैबी मारिया को देखने के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं थी और जब मारिया उससे सारी सच्चाई पूछती है तब गैबी उसे बता देती है कि मारिया ने जानबूझकर अपना एक्सीडेंट करवाया था। पर इस बात को सुनने के बाद मारिया बहुत ज्यादा शॉक होती है और जब वो रिकॉर्डिंग को सुनती है तब वो गैबी को बताती है कि उसने जानबूझकर कुछ भी नहीं करा। और तब जाकर मारिया समझ जाती है कि उसका एक्सीडेंट किसी और ने नहीं बल्कि हीटोर ने करवाया था। और ये बात समझने के बाद उसे हीटोर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो डिसाइड करती है कि वो हीटोर से इस बारे में बात करेगी। खैर अब तक हीटोर के पास भी उस जगह की इंफॉर्मेशन आ गई थी जहां पर डायरो निम की डिलीवरी लेने के लिए जाने वाला था। इसीलिए वो तुरंत ही मारिया के पास आता है और उसके साथ एक प्लान बनाने की कोशिश करने लगता है। मगर मारिया जो कि इस बात को जान गई थी कि हीटोर ने जानबूझकर उसका एक्सीडेंट करवाया था, वो हीटोर को भला बुरा बोलने लगती है। तब हीटोर उसके बाल पकड़ता है और उसे बोलता है कि अभी के टाइम पर जो तुम्हें फेम मिला है वो हीटोर की वजह से ही मिला है। मगर अब मारिया उसकी कोई भी मदद करने से साफ इनकार कर देती है और अपने घर में चली जाती है। जहाँ पर जाने के बाद जब वो अपने पानी को पीती है तभी अचानक से ही उसे कुछ हो जाता है, जिसके बाद वो हिल भी नहीं पा रही थी। और तब जाकर हम लोग जान पाते हैं कि हीटोर ने ये सब गस्ट की मदद से करवाया था, क्योंकि उसने उसको धमकी दी थी कि अगर वो ये सब नहीं करेगा तो वो लोग उसके घर में घुसकर उसके पिता को जान से मार देंगे। जिसके बाद हीटोर के सारी साथी वहां पर आकर मारिया के घर वालों को बंदी बना लेते हैं और मारिया को धमकाती हैं कि अगर वो उनकी मदद नहीं करेगी तो वो लोग उसके परिवार वालों को जान से मार देंगे। और अब ना चाहते हुए भी मारिया को उनकी मदद करने के लिए मानना पड़ता है। अब जिस दिन निम की डिलीवरी होने वाली थी उस दिन हीटोर मारिया को लेकर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में जाता है जो कि बायोना कंपनी के बगल में थी। और उस वक्त मारिया का मिशन यही था कि उसे उस बड़ी बिल्डिंग से बायोना कंपनी की बिल्डिंग में जंप करना है, जहां पर से उसे निम का ब्रीफकेस चुरा लेना है। और क्योंकि मारिया एक लॉन्ग जंप एथलीट थी इसीलिए वो बहुत आराम से उस बड़ी बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में पहुंच जाती है, जहां पर जाने के बाद उसने सभी लोगों को मारते हुए वो ब्रीफकेस चुरा लिया था। जिसको लेने के बाद वो एक गाड़ी में बैठती है और वहां से निकलने की कोशिश करने लगती है। तब रास्ते में उसे हीटोर की बाइक दिखाई देती है जो कि उसकी तरफ आ रही थी, जो देखने के बाद मारिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो हीटोर की बाइक का एक्सीडेंट कर देती है। पर जब वो नीचे उतरती है तो उसे पता चलता है कि हीटोर की बाइक को गश चला रहा था जो कि अब मर जाता है। और ये सब देखने के बाद मारिया को बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि हीटोर उन चिप्स को लेने के लिए गश का यूज करेगा। तभी उसके सामने हीटोर भी अपने साथियों के साथ आ जाता है, जो देखने के बाद मारिया उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। पर तब हीटोर उसे बेहोश कर देता है और सीन आता है वापस से बायोना कंपनी में, जहां पर पुलिस वाले डायरो के पास पहुंच गए थे। अब क्योंकि अब तक डायरो को भी सब कुछ पता चल गया था इसीलिए वो तुरंत ही पुलिस वालों से जल्दी मारिया को ढूंढने के लिए बोलने लगता है। और दूसरी तरफ हम लोग मारिया को देखते हैं जिसकी जब आंख खुलती है तो उसके बगल में उसकी बहन गैबी बंधी हुई थी। और तब जाकर मारिया नोटिस करती है कि हीटोर नेम चिप का सौदा किसी और आदमी से कर रहा था, जो देखने के बाद मारिया समझ जाती है कि हीटोर अब तक उससे अपने भाई के बारे में झूठ बोल रहा था और वो बस नेम चिप को चुराना चाहता था ताकि वो उनका सौदा कर कर पैसे कमा सके। और वो आदमी असल में उन बायोनिक चिप से अपनी खुद की एक आर्मी बनाना चाहता था। जो बात जानने के बाद मारिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो किसी तरह से खुद को फ्री करवाती हुई उस ब्रीफकेस के ऊपर लात मार देती है। तब हीटर और उसके आदमी मारिया के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर मारिया वहां पर गुस्से में सभी लोगों को मार देती है और अब वो यहाँ पर हीटर को भी जान से मारने वाली थी। पर तभी उसे पुलिस के सायरन की आवाज आती है और वो डिसाइड करती है कि वो उसे जिंदा छोड़ देगी। पर क्योंकि गेबी जानती थी कि अभी के समय पर पुलिस वाले मारिया की बात पर यकीन नहीं करेंगे, इसीलिए वो मारिया को वहां से भागने को बोलती है। तब मारिया भी वहां से भागने लगती है, लेकिन वो अब तक बहुत ज्यादा घायल हो चुकी थी। तो वो छत से भागते हुए एक नेट पर फंस जाती है और पुलिस वाले उसकी मदद करने के लिए आगे आते हैं। पर क्योंकि मारिया जानती थी कि पुलिस वाले उसकी बात पर भरोसा नहीं करेंगे, इसीलिए वो अपने प्रोस्टेटिक लेग को निकाल देती है, जिससे वो जमीन पर जाकर गिर गई थी। और अब पुलिस वाले उसके पास नीचे जा पाते उसी बीच हम लोग गैबी को देखते हैं, जो कि तुरंत ही मारिया के पास आकर उसे एक गाड़ी में बिठाती हुई वहां से भाग जाती है।
वहीं हम लोग डायरो को देखते हैं जिसने गस की बॉडी को अपने पास मंगवा लिया था और वो उसके साथ कुछ कर रहा था, जिसके साथ ही सीन 6 महीने आगे आता है जहां पर हम लोग देख पाते हैं कि पुलिस वालों ने अब मारिया और गैबी की तलाश करना बंद कर दिया है, पर अभी भी वो लोग फरार हैं। इसके बाद हमें मारिया और गैबी को दिखाया जाता है जिन्होंने अपनी मॉम के नाम से एक जिम खोल ली थी और वहां पर वो लोग बच्चों को ट्रेन करा करते थे जो कि बायोनिक थे। तब वहां पर डायरो उनसे मिलने के लिए आता है जो कि उनकी लोकेशन के बारे में जानता था और उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट भी करता था, और उसे इस बात का भी दुख नहीं था कि मारिया ने उसकी कंपनी में चोरी करने की कोशिश करी थी, क्योंकि वो इस बात को भी जानता था कि मारिया ने वो सब मजबूरी में करा था। तब वो इन दोनों को गस से मिलवाता है जिसकी बॉडी को उसने सही टाइम पर मंगवा लिया था और उसके ब्रेन को डेड होने से पहले उसको एक साइबॉग बना दिया था, जिससे गस अभी भी जिंदा था पर वो एक साइबॉग के रूप में। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।